डॉक्टर हेमा देवरानी, एसोसिएट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष हिंदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज डी। बच्चों, इससे पूर्व मैंने आपको बिहारी के अनेक आयामों पर व्याख्यान दिए थे और आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बिहारी के काव्य में अलंकार योजना, यानी बिहारी ने किस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से अलंकारों में बिहारी बंधते चले गए और उन्हें बहुत अधिक इसमें एक सिद्धहस्तता भी प्राप्त हुई। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकरोति अलंकारः कहते हैं, जो सुशोभित करता है, विभूषित करता है, उसे अलंकार कहते हैं। तो निश्चित रूप से काव्य में हमारे संस्कृत के आचार्यों ने दंडी, भामा, उद्दत, इन सब ने अलंकारों को अलग अलग रूप से परिभाषित किया, अलंकारों के भेदों की चर्चा की। अब यहाँ पर हम जो प्रमुख प्रमुख अलंकार हैं बिहारी के काव्य में किस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं या बिहारी ने कैसे कैसे उनका प्रयोग किया, कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं इसकी पुष्टि करेंगी। तो सबसे पहले अनुप्रास में यदि हम चलते हैं तो अनुप्रास में जहाँ पर केवल वर्णों की आवृत्ति हो रही है और अनेक भेद भी जो है वो हमें बिहारी के काव्य में देखने को परिलक्षित होते हैं। तो जैसे बिहारी जहाँ पर कहते हैं जम करी मुँह तर हरी परे दर हरे चितलाओ, और अंत में वो कहते हैं गुण गाओ। तो गुण गाओ में हमें निश्चित रूप से जो है अनुप्रास की छटा दिख रही है, या जहाँ पर कहते हैं भरे भौन में, यानी भरे भी है भौन भी है, तो निश्चित रूप से अलंकार का प्रयोग। और अलंकार तो एक ऐसा अलंकार है जहाँ वर्णों की आवृत्ति है, अलग अलग टेकों में अलंकार दिख रहा है, इसका प्रयोग लगभग सभी कवि लोग करते हैं। अब दूसरा अलंकार मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूंगी, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? रूप गुण काहू को काहू के अनुसार ताको उपमा कहते हैं, जो सुबुद्धि आधार, यानी रूप गुण और के आधार पर जहाँ उपमेय में उपमा की तुलना की जाती है वहाँ पर निश्चित रूप से उपमा अलंकार होता है। तो बिहारी देखिए नायिका का वर्णन कर रहे हैं और उसकी तुलना किस रूप से करते, कहते निसी अंधियारी नील पट पहिरी चली पियगे, कहाँ दुराई क्यों दुरे दीप सिका सीधे। बहुत ही सुंदर वर्णन, दीप सिका सीधे, क्योंकि उपमा अलंकार में सी सम से आदि तुलनात्मक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। रात्रि का समय है और वो अपनी ओढ़नी से अपने शरीर को छुपाती हुई नीलपट को ढकती हुई नायिका जा रही है और वो कितना ही छुपाने का प्रयास कर ले, क्योंकि उसका शरीर का जो सौंदर्य है वो दीपशिखा के समान, यानी दीपशिखा स्वयं में प्रकाशमान है, तो उस प्रकार चमकने वाला उसका सौंदर्य है, तो वो अपने सौंदर्य को छुपा नहीं सकती। तो बहुत ही सुंदर दीपशिखा सी देख कैसे बता दिया। या इत आवती चली जात उच्च चली 6-7 तक हाथ चली हिंडोरे सी रही उसासन नागिसा। मतलब ऐसी नायिका का वर्णन जो बिल्कुल विरह का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, उपमा देते हुए कह रहे हैं कि वो नायिका कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, 6-7 कदम आगे चलती है, 6-7 कदम पीछे चलती है, और उसका हृदय कैसे झूले के समान चढ़ी हिंडोरे सी, मतलब लंबी लंबी सांसें ले रही है, झूले के समान वो झूल रही है। तो ये विरह का वर्णन करते समय बड़ा सुंदर, बड़ा खूबसूरती से उपमा का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ मैं अब आपको बताऊंगी कि अतिशयोक्ति अलंकार। बेटा, अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ उपमेय का अनेक रूपों में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बिहारी ने नायिका के विरह वर्णन में, नायिका के सौंदर्य वर्णन में जो है बिल्कुल कलम तोड़ दी है। इतना सुंदर सुंदर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, जैसे वो सौंदर्य नायिका के सौंदर्यता का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं निखंड बैठी जाकी छवि गए गई गरूर भय न कहते जगत के चतुर चितेरे को। यानी नायिका का सौंदर्य इतना पल पल में परिवर्तित होने वाला है कि कोई
नायिका का सौंदर्य, यानी बड़े बड़े चित्रकारों का भी जो अहम था वो भी क्या हो चुका है, टूट चुका है। वो भी नायिका के उस सौंदर्य को चित्रित नहीं कर पा रहे। तो बड़ा उपमेय का बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं यमक अलंकार, क्योंकि पहले मैंने देखो अनुप्रास और यमक में बहुत अंतर होता है। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है और यमक में शब्द या शब्द समूह की आवृत्ति होती है। तो बिहारी बहुत खूबसूरती से शब्द की आवृत्ति करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी आया उर्वशी समान। एक तो उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, राधिका के लिए भी उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। उर्वशी हृदय में बसने वाली है ना, स्वर्ग की अप्सरा, और तीसरा राधा के समान तू दिखाई देने वाली। यानी एक शब्द को अलग अलग रूप से प्रयोग करने के कारण यमक है। और बिहारी का बड़ा चर्चित लोक में प्रसिद्ध सब बच्चों के कंठग्र है जो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए वो राय जग और वाह पाए वो राय। यानी पहला कनक जो है धतूरा है और दूसरा कनक जो है वो सोना है। तो धतूरे को भी कनक कहते हैं और सोने को भी धतूरा, सोने को भी मतलब जो है कनक के रूप में कहते हैं। तो बिहारी देखो अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए यमक का कितना सुंदर प्रयोग करते हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी, यानी धतूरे से भी 100 गुना अधिक प्रभावशाली सोना होता है, धन होता है, वाह खाए वो राय। यानी धतूरे को खाने पर व्यक्ति मदहोश हो जाता है, यानी चेतना शून्य हो जाता है, लेकिन वाह पाए यानी धन को तो प्राप्त करके ही व्यक्ति कितना पागल हो जाता है। तो बहुत खूबसूरती से बिहारी शब्द समूह की आवृत्ति कर रहे हैं, यानी एक शब्द की भी आवृत्ति कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमें यमक अलंकार दृष्टिगोचर होता है। इसके साथ में हम देखते हैं बिहारी के में श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ पर एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। सीधे सीधे कह देते ना, चिर जोरी जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घट वृषभानुजा मैं हलदर के वृषभानुजा राधा के लिए सीधे सीधे, और वृषभ देश के राजा की पुत्री सीधे सीधे वो बता रहे हैं। और हलदर बलराम के लिए सीधे सीधे वो कह रहे हैं। तो एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जहाँ पर हमें दृष्टिगोचर होता है वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब बिहारी ने जहाँ अपनी समासोक्तियों का प्रयोग किया है, अन्योक्तियों का प्रयोग किया है, वहाँ पर भी उन्होंने श्लेषों का बहुत सुंदर प्रयोग वहाँ निश्चित रूप से हमें इनके काव्य में देखने को परिलक्षित होता है। इसके साथ में हम देखते हैं कि बिहारी की जो उत्प्रेक्षा है वो अपनी बहुत ही सुंदर रूप में हमें उनकी जो है उत्प्रेक्षाएं देखने को मिलती हैं। उत्प्रेक्षा वहाँ पर होती है जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप होता है, या उपमेय में उपमान की संभावना होती है, या उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है। मतलब प्रस्तुत में अप्रस्तुत की हम कल्पना कर रहे हैं, संभावना कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें उत्प्रेक्षाएं दिखाई देती हैं। बिहारी बार बार कहते हैं मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। तो बहुत सुंदर ढंग से वो कहते हैं कि सोहद मनो नीलमणि, मनो मतलब मानो, नीलमणि पर्वत पर जो है प्रातःकालीन सूर्य का प्रताप यानी प्रभाव दिखाई दे रहा है। ऐसे श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण जो हैं उन पर पीताम्बर कैसा शोभायमान हो रहा है, इसकी बहुत सुंदर रूप में बिहारी कल्पना करते हैं। इसके साथ साथ मैं अब आपको अलंकार बताऊंगी असंगति अलंकार। असंगति अलंकार वहाँ होता है जहाँ संगति का अभाव होता है, कारण कहीं और हो रहा है और कार्य कहीं हो रहा है। यानी दृग ऊर्जत टूटत कुटम जुरत चतुर चित प्रीत परति गांठ दुर्जन ये गई नई रीत। यानी नायक और नायिका के हृदय प्रेम से जुड़ रहे हैं, लेकिन इनके हृदय जुड़ते ही परिवार क्या हो रहे हैं बेटा, टूट रहे हैं।
इनके हृदय में प्रेम से जुड़ रहे हैं और अन्य ईर्ष्या भाव रखने वालों के हृदय में क्या हो रही है, द्वेष की, वैमनस्य की गांठें पड़ रही हैं। तो कारण और कार्य की स्वाभाविक अंतरता जो है हमें दिखाई दे रही है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, असंगति अलंकार है। अब मैं आपको विभावना अलंकार बताऊंगी, मतलब बिना कारण के जहाँ पर कार्य संभव हो जाता है। बिहारी ने कितने सुंदर तरीके से विभावना अलंकार का बच्चों प्रयोग किया है। वो कहते नाच अचानक ही उठे बिन पावस के मोर, मानत ही नंदित के नंद नंद के तो, यानी बिना, वैसे तो आपने देखा होगा मोर तभी थिरकते हैं जब सावन आता है, वर्षा ऋतु आती है, मेघ गरजते हैं, लेकिन बिहारी ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण को देखकर मोरों ने थिरकना शुरू कर दिया। नाच अचानक ही उठे बिना कारण के, उठे बिन पावस के मोर, यानी बिना कारण के, बिना पावस ऋतु के मोरों ने क्या कर दिया है, थिरकना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से बिहारी ने बहुत सुंदर विभावना का प्रयोग अपने इन अलंकारों में किया है। इसके साथ साथ हम बिहारी के जो अलंकारों को हम देखते हैं तो निश्चित रूप से बिहारी जो है रूपक का प्रयोग भी बहुत सुंदर रूप से अपने काव्य में करते हैं। यानी उपमेय में उपमान की जहाँ पर अभेदिता स्थापित होती है, एक रूपता जहाँ पर स्थापित होती है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे वो कहते हैं रणित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समीर। बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि रणित भृंग घंटा, पूरा वो एक बसंत का सुंदर एक रूपक खींच रहे हैं बिहारी कि वो कह रहे हैं रणित भृंग घंटावली झरित दान मधुनी मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर, यानी बसंत ऋतु हाथी का समूह धीरे धीरे गति से आ रहा है और क्या कर रहा है, भृंगराज रूपी भंवरों की जो घंटियां, यानी हाथी की जो घंटी है, भंवरों की घंटी धीरे धीरे बज रही है। बहुत ही सुंदर वर्णन बिहारी जो है वो अपने काव्य में अलंकारों की छटा के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ साथ बिहारी के काव्य में बेटा हमें ऐसे बहुत से अलंकार देखने को मिलते हैं। बहुत सुंदर एक और उदाहरण, छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गन ठौर ठौर झूमत जपत झौर झौर मधुमन। बिल्कुल रूपक का ही उदाहरण हमें इसमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ में बिहारी का जब हम वर्णन करते हैं तो वो हमें बहुत सुंदर रूप में देखने को मिलता है, जहाँ इनकी शाब्दी व्यंजना, आरती व्यंजना दोनों को बहुत सुंदर रूप देते हैं समासोक्ति के रूप में, यानी प्रस्तुत कथा के द्वारा अप्रस्तुत कथा को ये ध्वनित करते हैं। कहीं ये यानी प्रस्तुत कथा के द्वारा अप्रस्तुत कथा इनकी ध्वनित होती है, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे बिहारी कह देते हैं नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास एकार अली कली सो बंदियो, और आगे कौन हवा। तो एक तो सीधे सीधे प्रस्तुत कथा निश्चित रूप से जो है वो भंवरे पक्ष की है, यानी प्रस्तुत उपमेय के द्वारा उपमान की कल्पना की जा रही है। यानी पहली कथा में क्या कह रहे हैं वो कि नहीं परागे भंवरा, अपने मन में मनन करके देखो, चिंतन करके देखो कि अभी इस कलिका में न पराग है न मधु है, और नहीं पराग नहीं मधु, मधु नहीं विकास विकास। ये कलिका भी खिली भी नहीं है, विकसित भी नहीं हुई है, प्रमुदित भी नहीं हुई है, चटक भी नहीं हुई है। अली कली सुबंधे भंवरा भी से इस कलिका में बन गया, आगे कौन हमारी यही कलिका जब खिलेगी, अपने पूर्ण सौष्ठव को प्राप्त करेगी, पुष्प रूप में विकसित होगी, तो तब तुम कितने मदहोश हो जाओगे। तो ये तो थी प्रस्तुत कथा। समासोक्ति इसलिए कि अप्रस्तुत कथा को ध्वनित करना चाह रहा है कवि, और ध्वनित करते समय देखे व्यंजना के द्वारा वो अपनी बात को कह रहा है। सीधे सीधे राजा जयसिंह को चोट कर रहे हैं, और राजा